एक तरफ देख रहे हैं कि खाड़ी देशों में क्या कुछ हालात बने हुए हैं और ऐसे में अब हिंदुस्तान में भी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है जितने भी हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और मनराज गुर्जर प्रोफेसर विदेश मामलों के जानकार हैं, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्यागी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। साफ तौर पर अजय शंकर ने कहा है कि जितने भी खाड़ी देशों में हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि हमने पहले ही अलर्ट जारी भी कर दिया था। हिंदुस्तान को ये चीजें पता है कि फिलहाल अभी आने वाले समय में खाड़ी देशों के हालात बदल नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब यमन में हमारे लोग फंसे थे, तब हम उन्हें यमन में उन स्थिति में से निकाल के लाए थे जो भी वार लाइक सिचुएशन थी, बहुत खतरा था। और अपने ही लोगों को नहीं, दूसरे देशों ने भी हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो लोग हैं इन्हें भी आप निकाल के लाइए। हम उन्हें भी निकाल के लाए थे। जब यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट फंस गए थे तो हम उन्हें भी निकाल के लाए थे। और मजे की बात यह है कि उस समय जो पाकिस्तानी स्टूडेंट थे वो भी हिंदुस्तान का झंडा लेके चल रहे थे, जब रशिया और यूक्रेन ने हमको निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए युद्ध बंद कर दिया था। अब ऐसे ही हमने आर्मेनिया से बात कर ली है। आर्मेनिया के रास्ते हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल के लाएंगे, बल्कि क्रम प्रारंभ हो चुका है। दुबई से तो हमारे शायद 1 या 2 जहाज ऑलरेडी हमारे फंसे हुए लोगों को लेके आ गए हैं, और जगह से भी लेके आएंगे। भाई, हमें मालूम है कि हमारे करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं। उनकी रेमिटेंसीज हमारे लिए मैटर करती हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए मैटर करती है। और फिर हम तो हर कीमत पर ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। इसमें ताज्जुब ये होता है जब कोई इस वैसे तो हमको किसी पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है, सरकार से मतलब है कि ये सरकार ने जो अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है, ऐसी प्रतिबद्धता पहले नहीं दिखती थी। ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये दिखाई है। तो अब ऐसा होगा, यहाँ से जो बचे हुए हैं जितना यथासंभव कर सकेंगे उतना कर रहे हैं। हमको भी दिखाई दे रहा है वहां पे तो और लोग भी फंसे हैं। और अब तो वहां स्थिति ऐसी हो गई है मिडिल ईस्ट के अंदर कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वो देश जो ये कह रहे थे कि हम अपना जो स्पेस है वो अमेरिका को नहीं देंगे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, आज वही ये कह रहे हैं कि हम ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है वो बड़ी टर्मोइल है। कब किस तरफ बदल जाए कुछ बिल्कुल नहीं बिल्कुल कहा त्यागी जा साहब, कब कैसे हालात बदल जाए किसी को भी नहीं पता। मनराज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान अब तक चुप था, अब धीरे धीरे अपने नागरिकों को निकालने के लिए अब पहले से ही बैकग्राउंड में तमाम तैयारियां कर रहा था। क्या लगता है जब हिंदुस्तानी वापस वतन आ जाएंगे तो एक समय आएगा जब हिंदुस्तान सक्रिय होकर इस पूरे युद्ध में दखल दे सकता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक देश जो रेस्पॉन्सिबल कंट्री होता है वो यही कोशिश करता है कि जो उसके नागरिक हैं, अगर वह संकट में है, किसी दूसरे देश में है, तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित लेकर। भारत की सरकार ने पहले भी कई सारे ऐसे मौके आए, चाहे यमन का मौका हो, यूक्रेन का मौका हो, भारत के नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा। ये युद्ध जब शुरू हुआ तो युद्ध का शायद भारत सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, तभी भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि जो भी लोग ईरान में हैं वो बाहर आ जाए। सरकार ने समय रहते लोगों को ये बताने की कोशिश की कि अभी वहां रहना ठीक नहीं। भारत की सरकार सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच पे काम करती है, यानी भारत के नागरिक सर्वोपरि हैं। भारत के नागरिकों की सुरक्षा, भारत के नागरिकों को किस प्रकार से एक बेहतर जीवन शैली कैसे दें, और वो विदेशों में भी हैं। और इसीलिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा मदद पोर्टल के माध्यम से भी ये आग्रह किया गया है कि जो भी लोग हमारे ईरान में फंसे हुए हैं उनको उनकी सहायता की जाए, उनको बाहर निकाला। एक बात यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने रखना था। इसके साथ ही मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार या भारत की तरफ से इस युद्ध के स्ट्रक्चर पर कोई बात आने वाली। मोदी जी ने जब बात की, भारत के प्रधानमंत्री ने, तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि युद्ध विकल्प नहीं हो सकता। हमने रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी यही बात कही कि इस 21वीं शताब्दी में जब दुनिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है,
कहीं ना कहीं राष्ट्र युद्ध के माध्यम से सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते, और इसलिए भारत ने संवाद के उस प्रारूप को इनके सामने रखा है। जब सबसे पहले वैश्विक स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब संवाद का एक प्लेटफॉर्म देने का काम वुडरो विल्सन ने किया था, वह हालांकि उस तरीके से कारगर साबित नहीं हो पाया और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये तीसरा विश्व युद्ध है, तीसरा विश्व युद्ध की संभावना कहां तक टाली जा सके, भारत सरकार की प्रतिबद्धता नियम आधारित विश्व व्यवस्था पर है। भारत सरकार की प्रतिबद्धता यह है कि युद्ध की जगह संवाद और बातचीत के माध्यम से उन मुद्दों को हल निकाला जाए जो मुद्दे टकराव बिल्कुल के मंडा मुद्दे साहब, बन रहे और हैं। युद्ध जो है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। त्यागी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब क्या लगता है, वन टेबल टॉक का कोई रास्ता बचा हुआ है? क्योंकि किसी एक मुल्क को तो आना पड़ेगा मध्यस्थता के लिए। क्या वो मुल्क हिंदुस्तान हो सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान की दोस्ती ईरान से भी है, अमेरिका से भी है। जी हाँ, दरअसल में यही एक बात है कि जो तीनों सुपर पावर है, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, ये तीनों सुपर पावर है, शक्तिशाली है, बड़े हैं, ताकतवर है। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया में अगर कोई सम्मानित है तो वो भारत है। और भारत आज से नहीं, बहुत पहले से ये बात कर रहा है कि हम डायलॉग में, डिस्कशन में, डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। वैसे भी हमारा नारा वासुदेव कुटुंबकम का है। तो जब भी कहीं युद्ध होता है, भारत की तरफ आंखें लग जाती हैं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी ये स्थिति आई थी, यहाँ भी ये स्थिति आ सकती है। क्योंकि सुनने में ये आया है कि ईरान ने ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिन जहाजों को नहीं रोका जाएगा उनमें चीन है और भारत है। एंड इफ इट इज ट्रू, तो आप समझ सकती हैं कि इजराइल हमारा दोस्त है, क्योंकि इजराइल ने हमको हर मौके के ऊपर मदद की है। और मदद करना एक बात होती है, अमेरिका उसके बाप के जैसा है, लेकिन उसने अपने बाप की आज्ञा का उल्लंघन करके, उसके बाप के कहने के बावजूद, इजराइल ने 1999 में कारगिल युद्ध में हमको न केवल वो बम दिए जिससे हम टाइगर हिल के बंकर को दुश्मन के हटा सके, बल्कि वो हेरोन ड्रोन भी दिया जिससे उसका हमने पता लगाया। यानी कि कारगिल की जीत का श्रेय इजराइल को दिया जा सकता है। ऐसे ही ईरान भी हमारा दोस्त है। चाबहार कई मौकों के ऊपर ईरान ने पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान का साथ दिया है। तो अब ये दोनों देश हैं, दोनों देश हमारे साथ, हमारे को एक मित्र मानते हैं, लिहाजा हिंदुस्तान इस भूमिका को निभा सकता है। इजराइल तो ये निभाने के लिए मैं समझता हूँ तैयार जल्दी हो जाएगा। ईरान में क्योंकि अब शासन आ गया है मुज्तबा का, और जो मुज्तबा है वो खुमैनी से ज्यादा खूंखार माना जाता है। उसने 2009 में जो वो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जो 1969 के बाद इस्लामिक रिपब्लिक के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, उसमें इतने सारे लोगों को इतनी क्रूरता के साथ दबाया था। वो प्रोटेस्ट जम तो गया था, लेकिन तभी लोग कहने लगे थे कि मोजतबा, तुम मौत, डेथ टू मोजतबा, डेथ टू मोजतबा। और ये भी कहने लगे थे कि खुदा ना करे कि ये हमारा यहाँ सुप्रीम लीडर बने। आज ऐसा हो गया है, तो वो जितना उससे क्रूरता हो सकेगी करेंगे। लेकिन वहां पे मैं समझता हूँ कुछ क्लेरिक्स ऐसे भी हैं जो शांति की बात समझते हो, वो और इजराइल अगर हिंदुस्तान के पास अप्रोच करेंगे तो मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान उनका साथ देगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जो है स्थिति बेहतर हो पाए। महाराज जी, मैं आपके पास ही आऊँगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को भी बंद कर दिया गया है, कई मुल्कों पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन जैसा कि त्यागी साहब ने भी जिक्र किया कि हिंदुस्तान पर इसका असर कम पड़ेगा। क्या लगता है कि हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय में चैलेंजेस हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा, अब हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, या फिर ठीक है युद्ध हो रही है लेकिन हम बिल्कुल सेफ हैं? देखिए, हमने पश्चिम एशिया में भारत की जो नीति रही है वो डिहाइपिनेशन की पॉलिसी रही है। डिहाइपिनेशन की पॉलिसी का मतलब यह है कि जब हम इजराइल में हैं तो इजराइल की बात करेंगे, जब हम ईरान में हैं तो ईरान की बात करेंगे, जब हम इराक में हैं तो इराक की बात करेंगे। यानी हमारे प्रत्येक देश के साथ हमारे पर्सनल संबंधों का ढांचा अलग अलग होगा। और भारत की ये नीति जो है, कहीं ना कहीं ईरान को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत ऐसा देश है जो आने वाला भविष्य भारत का है। हार्मुज की संधि जो इन्होंने जो बंद करने की बात की, देखो इसका इफेक्ट एक चीज ये हो सकती है कि भारत सहित दुनिया के अधिकतर देशों में
जो तेल और अन्य संसाधनों का जो व्यापार होता है वो यहाँ से होता है। और अगर व्यापार ठप होगा तो कहीं ना कहीं एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो दुनिया के समक्ष आ सकता है, ऐसे में अगर भारत को इसका फायदा मिलता है, और जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि भारत और चीन के लिए ऐसी बात आ रही है कि वह रास्ता दे सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छा मौका होगा। और भारत क्योंकि दुनिया में एक सशक्त और एक जिम्मेदार शक्ति के तौर पर अपने आप को दिखा रहा है। भारत कभी भी ये नहीं कहता कि हम एक तरीके से बहुत बड़े आर्थिक या हम परमाणु हथियारों से लेस कोई बड़ी ताकत बनना चाहते। भारत कहता है वी आर ए रेस्पॉन्सिबल पावर। रेस्पॉन्सिबल पावर मतलब इस दुनिया में जहां गलत होगा वहां गलत कहने की हम हिम्मत करेंगे, जहां सही होगा उसको सही करने की हिम्मत करेंगे। और यही कारण है कि भारत ने अभी भी कहा, और भारत सरकार ने शायद भले ही समय लिया, लेकिन भारत सरकार ने यह बात स्पष्ट तौर पर कही कि जो पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो वेस्ट एशिया के अंदर अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, जो नियम आधारित विश्व व्यवस्था के ढांचे को खत्म करने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं संवाद के माध्यम से अगर हम उनके रास्तों को निकालेंगे तो इस पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए, और भारत का जो थीम वाक्य है वसुदैव कुटुंबकम के लिए बहुत जरूरी होगा। दूसरी बात, एक बात यहाँ पर मैं और कहना चाहूंगा कि ईरान ने तो हमारा साथ दिया ही है। चाबार पोर्ट हमने डेवलप किया ताकि हम किस प्रकार से मध्य एशिया की तरफ जा सके। हम जानते हैं कि जब भी ऐसा विवाद भारतीय परिस्थितियों में और स्पेसिफिक मुस्लिम दृष्टिकोण से भारत के खिलाफ उठने की बात आई, भारत के खिलाफ आवाज उठाने की बात आई, वहां चाहे आप ईरान की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं इन देशों में से एक विचार, एक आइडिया ये आया कि हाँ भारत है, भारत में धार्मिक जो स्तर पर जो एक डिवीजन पैदा करने की बात कही जा रही है वो उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत में कम संख्या में मुस्लिम्स नहीं है। भारत में अच्छी खासी संख्या में यहाँ मुसलमान निवास करते हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारा जो सेकुलर मॉडल है, हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, वह मानवता को दृष्टिकोण रखकर काम करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच भारत एक माध्यम बन सकता है संवाद के उस प्लेटफॉर्म को इजाद करने में, जहां आपसी तरीके से इजराइल, अमेरिका और ईरान बैठे और भारत अपनी चाय की प्याली उनको पिलाए और एक संवाद के रास्ते पे बिल्कुल बिल्कुल संवाद के रास्ते पे बिल्कुल आगे बढ़ना भी चाहिए। त्यागी साहब, मैं आपके पास आऊंगी। जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट है खाड़ी देशों में, मिडल ईस्ट पे इसका पूरा असर पड़ रहा है, क्या लग रहा है आने वाले समय में मिडल ईस्ट में नए जियो पॉलिटिकल मैपिंग शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। ईरान का भी नक्शा बदल जाएगा, ट्रम्प कह रहे हैं, और भारत के ऊपर इसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा बजाय बाकी दुनिया के। कारण ये है कि बाकी दुनिया का करीब 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है, लेकिन भारत का 50% तेल यहाँ से पास होता है, यानी कि हमारी आधी खपत वहां से है। अगर हमारे पास एक महीने का 3 हफ्ते का रिजर्व, और अगर बंदरगाहों के रिजर्व को भी मिला लिया जाए तो एक महीने का रिजर्व हमारे पास POL यानी कि पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स का है। अगर ये ना रहा होता तो हमारे पास असर पड़ना शुरू गया होता, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए होते। दूसरा, अब हम रशिया से खुद भी तेल खरीद सकते थे। अब तो खैर अमेरिका कह रहा है कि 30 दिन के लिए आप उनसे तेल खरीदो, तो हम खरीद सकते हैं। अब वेनेजुला, जिससे हम बहुत तेल खरीदते थे पहले, अब खरीद सकते हैं। बीच में हमने कोरोना की वजह से बंद कर दिया था, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, लेकिन फर्क हमारे पर बाकी दुनिया से ज्यादा पड़ेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का। अब जहां तक बची कि दुनिया के समीकरण बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। अगर ईरान खत्म होता है तो क्या होगा? अगर ईरान सबड्यूड हो जाता है, ईरान की ताकत खत्म हो जाती है, तो इजराइल दादा हो जाएगा मिडिल ईस्ट का, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज हैं वो तो सब अमेरिका के आसपास फ्लॉक करती हैं, और अमेरिका ने 1948 में इजराइल को वहां बसाया था ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बीच में अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए। यानी कि मिडिल ईस्ट विल बी कैरेक्टराइज्ड नॉट बाय ईरान बट बाय इजराइल। और ये होने का मतलब फिर वो जो अब्राहम अकॉर्ड है और जो पुराने अकॉर्ड है वो सारे अकॉर्ड आ जाएंगे। आज की तारीख में जो मुस्लिम कंट्री इजराइल का विरोध करते हैं वो इजराइल के साथ आ जाएंगे। तो ये आपको पूरा एक मिडिल ईस्ट में खाकाई बदलता हुआ नजर आएगा, बशर्ते कि इजराइल इसमें सक्सीड होता है। और इजराइल ने कहा भी है
कि अगर हम सक्सीड होते हैं तो फिर इस मिडिल ईस्ट के एरिया में ऐसी स्टेबिलिटी और पीस आएगी जो आज तक नहीं आई, क्योंकि मिडिल ईस्ट आज से नहीं, एक लंबे समय से 1945 से लेके आज तक वहां पे अशांति ही अशांति रही है। हर बार वार लड़े जाते हैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद किसी न कुछ कंट्रीज में। तो बिल्कुल। उसका कहना है कि अगर ईरान और ईरान का बम, और ईरान की एक बात और कि ईरान एक ऑक्टोपस है, उसकी बहुत सारी आतंकी प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, बिल्कुल बिल्कुल कैसर बिल्कुल हिजबुल्लाह, त्यागी साहब, और कुल अल-बदर। मिलाकर कि इसका असर जो है हर एक मुल्क पर पड़ेगा, और मैं तो ये कहूंगी पर्सनली भी हर एक इंसान पर इसका असर आने वाले समय में पड़ सकता है। त्यागी साहब, मनराज जी, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया न्यूज़ इंडिया को, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।